नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग द्वारा डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस की जो संधियाँ की गई हैं, अलग अलग संधियाँ की गई थी, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए देखिए। तो पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। फलतः यूरोप में बहुशक्ति केंद्रों का विकास हुआ। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में फ्रैंकफर्ट की संधि व गुटबंदी के फलस्वरूप दो गुट अस्तित्व में आ चुके थे। युद्ध का अंत इस आश्वासन पर हुआ था कि विजयी व पराजित राष्ट्रों में संधि विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर होगी। फलतः सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने युद्ध शांति की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने धुरी राष्ट्रों और उनके सहयोगियों ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की को पराजित किया था। विजयी राष्ट्रों ने युद्धोत्तर काल की समस्याओं को सुलझाने के लिए पेरिस में 18 जनवरी 1919 को एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। युद्ध के पश्चात विश्व के राजनीतिज्ञ विभिन्न राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए युद्ध से बेहतर कोई सम्यक विकल्प की आवश्यकता महसूस करने लगे। मानव संस्कृति को पुनः इस तरह के विनाश से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करने पर विचार किया जाने लगा जिससे भविष्य में विश्व और मानवता की रक्षा की जा सके। वस्तुतः पेरिस शांति सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करना था जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों को पारस्परिक सहमति के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त किया जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को विकसित किया जा सके। इसमें पराजित राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के 27 राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्य संपादन व संधि कार्यों के लिए 4 व्यक्तियों की परिषद बनाई गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लीमेशु तथा इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो शामिल थे। किंतु कालांतर में इटली के प्रधानमंत्री विक्टोरियल एमेनुअल ऑरलैंडो ने इससे बाहर हो गए तथा शांति परिषद में उपयुक्त तीनों नेताओं का ही वर्चस्व रहा था। इस शांति सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की इच्छा के विरुद्ध पराजित देशों को अपमानित कर उनके प्रतिनिधियों को समुचित स्थान नहीं दिया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो तथा जापान के प्रधानमंत्री साइओजी किनमोची सम्मिलित थे। फ्रांस का प्रतिनिधित्व क्लीमेंशु ने किया था और उसे ही सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस समय रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हो चुका था, अतः रूस को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। वुड्रो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन इस सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध काल में ही संधि के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उसने अपने 14 सूत्री घोषणा के द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास किया। विल्सन ने इस बात पर बल दिया कि युद्ध के पश्चात न्याय एवं स्थायी शांति की स्थापना की जाए, जिसका आधार साधारण नागरिकों की निष्पक्ष इच्छा हो। विल्सन के अनुसार किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाए तो वह संबंधित राज्य की प्रजा की इच्छा अनुसार ही हो। इस तरह उन्होंने राष्ट्रीयता तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जर्मनी में उसे तटस्थ नैतिकता और बुद्धिमत्ता का वाहक समझा जाता था। सामान्यतः वह राष्ट्रवादी और पोलैंड की स्वतंत्रता का समर्थक थे। वे जर्मनी में से बदला लेने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने राष्ट्रसंघ की स्थापना को अधिक महत्व दिया और इसके लिए यूरोपीय राष्ट्रों से समझौते भी किए। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो विल्सन के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था।
उसे यूरोपीय समस्याओं का सीमित ज्ञान था। कूटनीति की दृष्टि से वह लॉर्ड जॉर्ज और क्लीमेंशु की तुलना में कम पारंगत था। इसलिए आदर्शवादिता का लाभ इन नेताओं द्वारा खूब उठाया गया। वास्तव में संधि के अंतिम प्रारूप में विल्सन के सिद्धांतों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। विल्सन के 14 सूत्री कार्य या 14 सूत्री बातें। वुडरो विल्सन ने अमेरिका के युद्ध के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं करनी है, हमें किसी विजय या प्रवेश की आकांक्षा नहीं है, हमें किसी विजय या प्रदेश की आकांक्षा नहीं है, हम तो केवल मानव जाति के अधिकारों के रक्षक हैं। 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए संदेश में विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, जिनके आधार पर न्यायपूर्ण शांति स्थापित की जा सकती थी। यह 14 सूत्री कार्यक्रम इस प्रकार से थे: भविष्य में शांति संधियां स्पष्ट रूप से प्रकट की जाएं और किसी प्रकार के गुप्त कूटनीतिक समझौते नहीं किए जाएं। इस सूत्र का सभी देशों द्वारा पालन किया गया। दूसरा, शांति एवं युद्ध काल में समुद्रों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और वे सबके लिए सुरक्षित एवं खुले रहें। इस सूत्र की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि विराम संधि से पहले ही मित्र राष्ट्रों ने इसे अस्वीकार कर लिया था। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं और सभी राज्यों को व्यापार करने हेतु समान अवसर प्राप्त हों। यद्यपि अनेक देशों द्वारा इस सूत्र का पालन नहीं किया गया, किंतु राष्ट्रसंघ की धाराओं में इसे स्वीकार किया गया था। सभी राज्य केवल उतने ही हथियार रखने का आश्वासन दें जितने आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों। अर्थात सूत्र में शस्त्रों को नियंत्रित करने की बात की गई। संधि में पराजित राष्ट्रों की सैन्य शक्ति को सीमित तो किया गया, किंतु अन्य देशों द्वारा इस सूत्र का पालन नहीं हुआ। पांचवा, सभी राष्ट्रों के औपनिवेशिक दावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निपटारा होना चाहिए, किंतु ऐसे मामलों का निर्णय करते समय वहाँ की सरकार की संप्रभुता के बारे दावे के साथ साथ उन क्षेत्रों की जनता के हितों को भी समान महत्व दिया जाए। इस सूत्र के अंतर्गत जर्मनी एवं टर्की के उपनिवेश राष्ट्रसंघ को सौंप दिए गए और राष्ट्रसंघ ने इन्हें विभिन्न देशों को सौंप दिया। रूस की भूमि से जर्मनी की सेनाएं हटा ली जाएं और उसे संघ में सम्मिलित किया जाए। सातवां, बेल्जियम से जर्मनी सेनाएं हटा ली जाएं और इसको पुनः पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के अवसर प्रदान किए जाएं। यह सूत्र भी पूरा हुआ और बेल्जियम को स्वतंत्रता दी गई। आठवां, संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र में से जर्मनी की सेनाएं हट जाएं तथा अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिए जाएं। वर्साई की संधि के तहत यह सूत्र भी पूरा हुआ। नौवां, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाएं पुनः निर्धारित की जाएं। इस सूत्र का पालन नहीं किया गया। 10वां, ऑस्ट्रिया हंगरी की जनता को पूर्ण स्वायत्त शासन स्थापित करने का अवसर दिया जाए। यह सूत्र भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। 11वां, रोमानिया, सर्बिया तथा मॉन्टेनेग्रो से मध्य यूरोपीय राज्यों की सेनाएं हटा ली जाएं और उनके अधिग्रहित प्रदेश लौटा दिए जाएं। बाल्कन राज्यों को राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी द्वारा सुरक्षा की जाए। इस सूत्र की पूर्ति के तहत बाल्कन राज्य की व्यवस्था की गई थी। 12वां, तुर्की के ऑटोमन राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रहे एवं शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो। इस सूत्र का पालन नहीं हुआ क्योंकि गैर तुर्की जातियों द्वारा बसे प्रदेशों को स्वतंत्र नहीं किया गया था और इसका शासन मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया गया था। 13वां, एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य का निर्माण हो और पोलैंड को स्वतंत्र समुद्री मार्ग दिया जाए। इस सूत्र की पूर्ति हुई थी। 14वां, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देते हुए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। विल्सन के उपयुक्त सभी सिद्धांतों का सार यह था कि नई शांति व्यवस्था का पालन करते हुए लोकतंत्र, राष्ट्रीयता,
आत्मनिर्णय और राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन भी होना चाहिए।